नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप मंत्र बजट स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हां, बजट अब करीब है और जाहिर है सबकी आशाएं आकांक्षाएं इस बजट से ज्यादा हैं। देश के विकास की तेज रफ्तार और बढ़ती उम्मीदों ने जिस तरह से इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, इस तरक्की ने हर सेक्टर के ग्रोथ को बूस्ट करने का काम किया है और भारत की ग्रोथ की रफ्तार को बढ़ाने और सपोर्ट देने में स्टार्टअप इकोसिस्टम का तो बहुत बड़ा योगदान है। और इस बात को बार बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंच से दोहरा चुके हैं कि जो हम एक वृहद इकोनॉमी का, एक बड़ी इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस बड़े लक्ष्य को अगर हासिल करना है तो याद रखिए उसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत बड़ा योगदान होगा। आज पूरे देश में अगर हम देखें तो स्टार्टअप ऐसे सॉल्यूशन सामने ला रहे हैं जो इससे पहले ट्रेडिशनल कारोबार में मुमकिन नहीं थे और यही वजह है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत के पास है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हमारी इस प्रगति पथ में मणि मुकुट के समान चमक रहे हैं। न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी हमारी धमक बढ़ रही है। ऐसे में स्टार्टअप वर्ल्ड की इस बजट से क्या हैं उम्मीदें, आखिर कहां करना चाहिए फोकस, अलग अलग सेक्टर के दिग्गज आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरू करते हैं स्टार्टअप मंत्र बजट स्पेशल। जी हां, स्टार्टअप इकोसिस्टम में और स्टार्टअप मंत्र में ने जिस तरह से एक रिश्ता आपके साथ निभाया है और जिस तरह से तमाम बातें आपके सामने रखी हैं, इस यात्रा में बहुत सारे स्टार्टअप्स ने हमारा साथ दिया और आज उन्हीं में से कुछ दिग्गजों को हमने अपने इस पैनल में शामिल किया है और उनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं, रिकमेंडेशन क्या है, उनका सेक्टर कहां पर चैलेंज फेस कर रहा है, कहां काम करने की आवश्यकता है, पॉलिसी और रिफॉर्म्स किस तरह से बदलाव में एक बड़े बदलाव में बड़े मददगार बन सकते हैं। तो चलिए मैं जरा परिचय करा दूं इस बड़े पैनल का जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हो रहा है। मेरे साथ हैं करण तन्ना जो कि फाउंडर और सीईओ हैं घोस्ट किचन से। करण, बहुत बहुत स्वागत इस विशेष चर्चा में। हमारे साथ हैं अनुभव दुबे, को फाउंडर चाय सुट्टा बार से। अनुभव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वैभव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, को फाउंडर और सीईओ नवगति से। वैभव, बहुत बहुत वेलकम हमारी इस चर्चा में अपना समय देने के लिए, आपका बहुत बहुत स्वागत। अमित अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, को फाउंडर और सीईओ nobroker.com से। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा आपको बता दें हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रीतेश तलवार साहब, प्रेसिडेंट हैं ईवी बिजनेस के इलेक्ट्रिक ईवी में। बहुत बहुत स्वागत प्रीतेश आपका भी हमारे इस मेगा पैनल में। और इसके साथ ही हमारे साथ फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी और हाल ही में चर्चा में और कहते हैं फोकस में आए हुए अजय कुमार सर भी जुड़ेंगे। उनके पास समय कम है तो इसलिए मैं उनके पास एक सवाल के साथ जाऊंगा। माउंटेन ग्रोथ फंड कवच उन्होंने हाल ही में डिफेंस और स्पेस टेक के क्षेत्र में लॉन्च किया है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए, पैनल से तो आप मुखातिब हो गए, आपके सामने हमने परिचय भी करा दिया। चर्चा की शुरुआत मैं अनुभव आपसे करना चाहूंगा। उम्मीदें बारी बारी से सभी के पास आएंगे। बजट एक आशा, एक उम्मीद होती है और इस बार के बजट पे तो कुछ ज्यादा ही निगाहें टिकी हुई हैं। बताइए किस तरह की उम्मीद है इस बार के बजट से, ताकि जो स्टार्टअप ग्रोथ में सहायक बन रहा है वो और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़े। देखिए सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी इन दी गवर्नमेंट पॉलिसी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पॉलिसी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज कर देते हैं। उससे नए व्यापारियों को समझने में थोड़ा समय लग जाता है कि क्या पॉलिसी है, क्या टैक्स रिजीम है। टैक्सेशन भी बहुत जल्दी जल्दी बदले जाते हैं। सीधे अपन एड्रेस करते हैं दी स्टार टैक्स को। तो टैक्स में इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन है हमारा। एसजीएसटी ले लीजिए, सीजीएसटी ले लीजिए, आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, इतने मल्टी लेयर टैक्सेशन है कि ऐसा लगता है कि व्यापार करें कि सीए की तैयारी करें। मतलब बड़ा ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करना चाहिए कि जो बेसिक्स है, जो
फाउंडर्स है वो समझ सकें। एक गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम की थी कि 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगाता स्टार्टअप्स के ऊपर। मुझे लगता है कि वो टाइम थोड़ा-सा और ग्रेस पीरियड बढ़ा देना चाहिए। 3 साल समझने में ही लग जाते हैं स्टार्टअप को, मार्केट को अडॉप्ट करने में लग जाते हैं। तो वो 3 साल से बढ़ा के 5 साल करना चाहिए। अ, हाँ, जो बेसिक इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है वो भी जो नई रिजीम है 3 लाख उसको बढ़ा के 5 लाख कर देना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्योंकि देखिए सिंपल चीज़ है कि जब तक व्यक्ति बचाएगा नहीं तो वो खर्च कैसे करेगा और खर्च नहीं करेगा और इन्वेस्ट नहीं करेगा तो मार्केट में पैसा कैसे आएगा? हम इतना कमाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर से एक बंदा क्वेश्चन पूछता है कि गवर्नमेंट हमारी स्लीपिंग पार्टनर है क्या? इतना ज़्यादा टैक्स हम लोग को देना पड़ता है, मल्टीपल जगह पे देना पड़ता है। थोड़ा-सा उसको आपको पता है कि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमको टैक्स की भी आवश्यकता है। लेकिन इतना रैपिड और इतना ब्रूटल टैक्स हर जगह पे लगना थोड़ा-सा पेनफुल रहता है। इसको थोड़ा-सा हम लोग को सिम्प्लिफाइड करना चाहिए। तो हम लोग के लिए भी बहुत ईज़ी रहेगा। अभी हम लोग चाय सुट्टा बार में हम लोग पहले 5% आप समझ लीजिए प्रोडक्ट में देते हैं, फिर 18% अगर हम लोग फ्रेंचाइज़ी फीस लेते हैं उसमें देते हैं, 22% का हमारा फ्लैट टैक्स लगता है, सेस-वेस मिला के पूरा 24 से 25% लग जाता है, तो इसको थोड़ा-सा सिम्प्लिफाइड करना चाहिए ताकि बिल्कुल। तो और बढ़ाना। बिल्कुल, और अहम बात भी है कि ये कंसर्न लगातार रेज़ भी किए हैं हम, जो आपको तमाम बातें बताएँगे और ग्राफ़िक्स के ज़रिए हम जो जिन पॉइंट्स को रेज़ कर रहे हैं उनमें आप देख पाएँगे कि ये बहुत अहम मुद्दा है टैक्सेशन को थोड़ा-सा ईज़ आउट करने का। अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। रियल्टी सेक्टर में बूम नज़र आया, हालाँकि सबसे ज़्यादा डेंट भी लगा, लेकिन अब तो रफ़्तार है। फिर भी उम्मीदें तो हैं। क्या आपकी भी आशाएं इस लिहाज से हैं या और कोई रिकमेंडेशन आप चाहते हैं? आप चाहते हैं कि सुधारो? मेरे ख्याल से बजट से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे। तो जी, रियल एस्टेट बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है पूरी कंट्री का। करीब 10% जीडीपी का हिस्सा है। बहुत ही बड़ा रोजगार प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्री है। इसके अंदर कोविड की वजह से जो सप्लाई कम आई थी इंडस्ट्री में, उसके असर से अभी तक लोग जूझ रहे हैं। उसकी वजह से अभी तक प्राइजेस बेसिकली उतने स्टेबल नहीं हुए हैं। तो एक जो लोगों की डिमांड बहुत टाइम से रही है और हम शायद उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो ठीक होगी, वो ये है कि होम लोन इंटरेस्ट की जो डिडक्शन लिमिट है, वो 2 लाख रुपए चल रही है। और वो 2 लाख रुपए चल रही है मेरे ख्याल से 10-20 सालों से, जब घर के प्राइस कुछ और ही हुआ करते थे। और उस हिसाब से घर के प्राइसेस के अंदर इन्फ्लेशन है, पर इस लिमिट को वैसा का वैसा रखा गया है। तो एक ये होप ये है कि ये लिमिट बेसिकली 5 लाख तक सरकार बेसिकली इसको इंक्रीज़ करेगी। या तो ये हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कि लॉजिकल स्टेप ये रहेगा कि इसको इन्फ्लेशन इंडेक्स कर दें। अरे हर साल इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से लिमिट बढ़ती रहे तो ये बहुत अच्छा रहेगा और इसका बहुत ही दूरगामी इसके बेसिकली इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब आपको आपका इंटरेस्ट लोन में आपको डिडक्शन मिलता है होम लोन की वजह से, तो उससे ना डिमांड बहुत स्टिमुलेट होती है और लोगों की जो मिडिल इनकम जो ग्रुप है उसके उसकी बेसिकली जेब पर भी कम जो है भार पड़ता है। तो वो एक डिमांड है जो कि बेसिकली बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। दूसरा, टैक्स को लेकर ही कैपिटल गेन के अंदर भी शायद ये आशा हो रही है और काफ़ी इस बात की रूमर चल रही है कि सरकार शायद इस बार ये सोचे कि जिस तरह से दूसरे एसेट क्लास के अंदर 1 ईयर कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की लिमिट है। तो अभी रियल एस्टेट में 2 ईयर कैपिटल गेन की बेसिकली लिमिट रखी हुई है। अगर वो 1 ईयर हो जाती है, तो उससे बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि बहुत सारे लोग अभी प्रॉपर्टी पर बैठे हुए हैं, जबकि उनको यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2 साल पूरे हो जाएँ तब बेचेंगे इसको। अगर ये लिमिट 1 ईयर हो जाती है, तो फिर बहुत सारी प्रॉपर्टी मार्केट में आएँगी। उसकी वजह से जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेज़ भी बेसिकली थोड़े सॉफ्ट होंगे। तो उससे भी जो है बहुत भला होगा इस इंडस्ट्री का। बात आपने कही है। करण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या चैलेंज ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के साथ कंप्लायंस के बोझ को घटाने का है? क्या टैक्स वाला फ्रंट ही सबसे ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा है, या फंडिंग को लेकर जो है वो चिंताएं भी बरकरार हैं? क्या क्या आपकी उम्मीदें क्या हैं? आपकी रिकमेंडेशन क्या है?
देखिए मैं दो इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूँगा। एक तो जो फूड इंडस्ट्री जिसमें मैं हूँ और मैं एक स्टार्टअप भी हूँ। तो फूड इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये इंडस्ट्री आई थिंक फर्स्ट या सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है। रेलवेज के बाद शायद फूड का ही नाम आता है और ऑर्गेनाइज्ड केवल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 1 लाख करोड़ का है। और इसमें हमको जीएसटी पे रिबेट नहीं मिलता है। मतलब हम जो भी खर्चा करते हैं, जैसे आज फूड डिलीवरी मार्केट ही 50-60 हजार करोड़ का है और उसपे जो भी कमीशन लगता है एग्रीगेटर्स का, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर्स का, उसपे 18% जीएसटी लगता है और हम जो कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो हम रिबेट नहीं ले सकते, तो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा जो कैपिटल आउटलेट बनाने का खर्चा होता है या फिर रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा होता है, उसपे भी टैक्स लगता है, उसको भी हम रिबेट नहीं ले सकते। तो ये बहुत ही बड़ा डेंट है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इफेक्ट करती है वैसी इंडस्ट्री में कि जो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है और वैसी इंडस्ट्री के जिसमें डेथ रेट वैसे ही ज्यादा है। तो मतलब गवर्नमेंट मिनिमल ये चीज सोच सकती है कि जीएसटी का रिबेट मिले, उसमें कोई भी नुकसान भी नहीं है गवर्नमेंट को और मिलता ही था 5-6 साल पहले। और स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से, फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन जरूरी है। उनके टैक्सेशन के लिए किस टाइप का वो इंस्ट्रूमेंट होल्ड करे तो किस टाइप का उनको कैपिटल गेन लगेगा। तो आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर्स का थोड़ा इन्वेस्टमेंट इजी हो जाए, उस पर्सपेक्टिव से हर एक बजट में एक एक स्टेप आगे लेना चाहिए, जिससे स्टार्टअप्स में पैसा आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, स्टार्टअप्स बड़े होंगे, ऑफ कोर्स कैप्टिव कंजम्पशन होगा। सो ये दो पॉइंट्स मैं गौर लाना चाहूंगा जो बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। अहम बात तो अ, ये एक बड़ी आवश्यक चर्चा इसलिए भी है क्योंकि जो इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, जो एक तजुर्बा भी रखते हैं और जो शायद डे टू डे वो चैलेंजेस या वो कारोबार या ग्रोथ में जो अड़चनें आ रही हैं जो देख रहे हैं, उसको सही तरीके से बता सकें। प्रीतेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ऑटो सेक्टर में जिस विकल्प की बात की जा रही है, आप तो मतलब उस सीधा उससे जुड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल कई राज्यों में भी बहुत सारी जो हैं वो इनिशिएटिव लिए गए हैं। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि ऑटो सेक्टर जिस शिफ्ट की ओर बढ़ रहा है, जिस विकल्प की ओर बढ़ रहा है, क्या उस पर अब फोकस करना है या पहले से जो नियम हैं शायद उनमें और ज्यादा सहूलियत बनाने की आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक ये ऑटो सेक्टर के शिफ्ट की बात है टुवर्ड्स सस्टेनेबल मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जिसको हम कहते हैं, आई थिंक नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में गवर्नमेंट इज वेरी वेरी क्लियर। और मेरी भी कुछ 2-3 मीटिंग्स हुई हैं पिछले हफ्ते में विद सीनियर मिनिस्टर्स इन द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटेंट एंड इन टर्म्स ऑफ दे आर बहुत क्लियर है उनके कि हमें ये सस्टेनेबल मोबिलिटी में जाना है, एंटर करना है, इस देश को उस तरफ लेके जाना है। जहाँ तक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का, ये सब जानते हैं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी फेम 2 जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, वो मार्च में एंड हो गया था। उसकी जगह अभी एक ईएमपीएस स्कीम चल रही है विच इज लाइक अ स्टैंड अलोन, बीच में एक तरह से बिफोर फेम 3 कम्स, इट्स लाइक अ ब्रिजिंग स्कीम। तो जो फेम 3 अभी आएगा उस पे हमारी ये कम अपेक्षा है गवर्नमेंट से कम जो इंसेंटिव्स मिल रहे थे ईवी इंडस्ट्री को, चाहे वो टू व्हीलर पे सब्सिडी हो अप टिल अ मैक्सिमम ऑफ 10,000, चाहे वो थ्री व्हीलर पे सब्सिडी हो अप टिल अ मैक्सिमम ऑफ 25,000 to 40,000, वो जो सब्सिडीज हैं, बिकॉज ये नेशनल सेक्टर है, इसमें अभी भी काफी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट का। वो सब्सिडीज जो चल रही थी वो चलती रहें। दूसरा एक और इसमें इट इज ऑल्सो दिस सेक्टर अभी ये जो है बहुत बड़ा सोर्स बनता जा रहा है फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। सो वेदर इट इज, हम बात करते हैं गिग वर्कर्स की, हम देख रहे हैं काफी गिग वर्कर्स बिकॉज उनके डेली का पेट्रोल का कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है, आर शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स टू व्हीलर ईवीज। सो दैट्स अ बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो क्रिएटिंग। तो हम ये चाहते हैं कि एटलीस्ट ये जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही थी ये कंटिन्यू रहे। इसके अलावा दे आर अदर मॉडल्स, बिजनेस मॉडल्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्वैपिंग, जिसपे आप व्हीकल खरीद के आपको बैटरी का कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 30-40% कॉस्ट जो होता है वो बैटरी का होता है, तो वो आप बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से स्वैप कर सकते हैं।
तो उन मॉडल्स पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में स्वैपिंग स्टेशन पे फॉर एग्जांपल देयर इज नो सब्सिडी। जीएसटी रेट ऑन अ बैटरी विच इज सोल्ड इन विच इज स्वैप्ड, जो स्वैपिंग स्टेशन के थ्रू स्वैप होती है उस पे 18% है, जबकि अगर वो बैटरी फिक्स्ड व्हीकल के साथ बिके तो उस पे खाली 5% है। सो ऐसे नए मॉडल्स भी आ रहे हैं जिसपे गवर्नमेंट को हमने फोकस करना चाहिए, और उन पे भी सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू द इंडस्ट्री शुड बी प्रोवाइडेड, ताकि ये जो एक ओवरऑल मिशन है हमारा एज अ कंट्री टू मूव टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर, उसको हम बरकरार रखें। बहुत अहम बात आपने कही है, और शायद ये जो शिफ्ट है ये और एग्रेसिवली अडॉप्ट होगा जब इन सारी बातों का ध्यान रखा जाए। और वैभव, मैं आपके पास आना चाहूँगा। देश में अगर एनर्जी, ऊर्जा और बाकी ज़रूरतों की बात की जाए तो हम वहाँ पे भी एक शिफ्ट देख रहे हैं, हम वहाँ पे भी एडॉप्शन देख रहे हैं। आप जिस तरह के स्टार्टअप में हैं वो अपने आप में अपनी एक ख़ास जगह रखता है। क्या मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा समस्या इनिशियली जो स्टार्टअप शुरू होते हैं उन्हें आती है, और जहाँ पर शायद सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो फंडिंग को लेकर हो, चाहे वो कंप्लायंसेस को लेकर हो, या फिर वो बहुत सारे फिल्टर्स भी हैं उनको लेकर हो? तो आप बिल्कुल सही करें कि जैसे अर्ली स्टेज कंपनी रहती है 3 से 5 साल के पीरियड में, तो मतलब समझने में टाइम निकल जाता है। तो सबसे अहम मुद्दे जो मुझे लगते हैं वो ये है कि एक तो जो फंडिंग रिलेटेड अभी काफी बात हो रही थी फंडिंग विंटर को लेके, तो इशू ये है कि जो एंजल टैक्स अभी तक है, जो लाइक एंजल इन्वेस्टमेंट्स पे लेवी किया जाता है, अगर उसको घटाया जा सके या उसको हटाया जाए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जो अभी तक इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में, काफी लोग नहीं कर पाते बिकॉज उनको लगता है कि जो टैक्स है बहुत ज्यादा है। तो अगर ये घटाया जाएगा तो और भी लोगों को सॉर्ट ऑफ मोटिवेट किया जा सकता है इसके लिए कि आप स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट को एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट क्लास की तरह देखें। इसके साथ साथ जो कंप्लायंसेस हैं, जैसे कोई नई कंपनी को पता नहीं रहता कि पीएफ ईएसआई क्या कंप्लायंसेस आते हैं, तो उसके लिए अगर कुछ सपोर्ट मिल सकता है तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ हमें ये लगता है कि जो एफडीआई रिलेटेड इश्यूज है, जैसे अगर आप फॉरेन से फंडिंग लेते हैं तो जो आरबीआई कंप्लायंसेस वो बहुत ज्यादा है। तो एक छोटी कंपनी के लिए हर ट्रांजैक्शन पे वो सारे कंप्लायंसेस कराना, अलग अलग बैंक से अपनी सेक्रेटेरियल टीम से इन सबसे डिस्कशन करना, वो भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसको अगर थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, ईज ऑफ किया जा सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ हमें ये लगता है कि आज से 3 साल पहले तक जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट दिया जाता था थ्रू से मेटी स्टार्टअप हब और स्टार्टअप इंडिया विद पार्टनरशिप जो गूगल के साथ हो गया, अमेजोन के साथ हो गया फॉर क्लाउड सपोर्ट, वो हमें लगता है कि अभी फॉर द लास्ट 1 साल घटता चला गया है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि अब जो क्रेडिट्स दिए थे उसके बाद अब लोग पे करना स्टार्ट करें फॉर क्लाउड। तो अगर गवर्नमेंट स्पेसिफिकली क्लाउड क्रेडिट्स के लिए कुछ करा सकती है तो बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि अर्ली स्टेज में टेक कंपनीज के लिए क्लाउड बहुत मेजर कॉस्ट रहता है फॉर डेवलपमेंट, तो उसमें काफी हेल्प हो सकती है। और बाकी जो एग्जिस्टिंग कंपनीज को प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली फंडिंग रिलेटेड है, स्केलेबिलिटी रिलेटेड है। आजकल हर कोई बात करे सस्टेनेबल, अपने बिजनेस को सस्टेनेबल तरीके से कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो उसमें भी अगर कुछ सपोर्ट मिल सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही है, और जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में सबसे अहम बात यह है कि इन रिकमेंडेशंस को हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं ये सारी बातें सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं, कई दौर की बातचीत वित्त मंत्री और बाकी मिनिस्टर्स और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ हुई है। उम्मीद यही करते हैं कि एक ताना बाना और ज़्यादा बेहतर बना जाए, क्योंकि रफ्तार जिसमें है हम टेक ऑफ स्टेज में हैं, लेकिन इस टेक ऑफ स्टेज को और ज़्यादा एग्रेसिव पुश देना होगा, और डिफेंस सेक्टर बड़ा अहम है। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, अजय कुमार सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय मैं करा दूं, शायद किसी आवश्यकता नहीं है इस परिचय की, लेकिन फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, और हाल ही में इसलिए चर्चा में आए क्योंकि माउंटेड ग्रोथ फंड कवच का इन्होंने ऐलान किया, और ये अपने टारगेट को ऐलान के पहले ही अचीव कर चुके हैं। और इन सब के बीच में ज़रा अजय सर, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि भारत में, जैसा मैंने कहा, कि किस स्टेज में, क्या वाकई हम टेक ऑफ स्टेज में हैं या हम और ज़्यादा एग्रेशन के साथ बढ़ रहे हैं? पूरा इकोसिस्टम है कैसा?
मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में डिफेंस में आत्मनिर्भरता की तरफ सरकार ने बहुत बड़े कदम उठाए हैं, और उसके लिए मैं सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। कुछ समय तक मैं भी उसका हिस्सा था और उससे बहुत तेजी आई है। लेकिन अभी जो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इस तेजी को हमें और आगे बढ़ाना है। हम लोग जिसे इकोनॉमिक्स में कहते हैं टेक ऑफ स्टेज पे हैं, और इस टेक ऑफ स्टेज से हमें बिल्ड करना है। आज की तारीख में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो भारत के बहुत अनुकूल है। तो डिफेंस में खास तौर से हम जो टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो ना केवल हम अपने देश में दे पाएंगे, अपनी आर्म फोर्सेस के लिए यूज कर पाएंगे, और उनका वेरिएंट हम फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज को दे पाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि दुनिया भर में जो डिफेंस की मार्केट है वो $1 ट्रिलियन से भी, डिफेंस और एरोस्पेस की मार्केट $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा की है। ये बहुत बड़ी एक संख्या है। तो इस बड़ी संख्या में आज की तारीख में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट्स पिछले 5-6 सालों में 8x बढ़ा है, 800% बढ़ा है। और लेकिन अभी भी हम बहुत एब्सोल्यूट स्केल में अभी भी हम बहुत शुरुआत के दिनों में हैं, और हमें आने वाले समय में इसको तेजी से आगे बढ़ाना है। तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट भी आगे तेजी से बढ़ेगी, और एक्सपोर्ट मार्केट में भी बहुत संभावनाएं हैं। जियोपॉलिटिकली भारत की जो आज की तारीख में लोगों, इनफैक्ट दूसरे देशों की जो हमसे अपेक्षा है, वो अगर हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स के माध्यम से पूरी कर पाएं तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी डिफेंस कंपनीज के लिए भी, डिफेंस स्टार्टअप्स के लिए भी। बिल्कुल सर, और वाकई ये बहुत अहम है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता की जो बात की जा रही है उसमें बड़े मायने रखते हैं। अभिनव, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात कि जो युवा हैं, मतलब ठीक है सहूलियतें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इन सब के बीच में वो कैसे तालमेल बनाए? सर, व्यापारी जो एंटरप्रेन्योर होता है वो तो एक पानी जैसा होता है, हर सांचे में ढाल ही लेता है खुद को, लेकिन उसको ढालने के में समय लगता है। तो अगर उसको एक सिंपल बेस दिया जाएगा तो वो ज्यादा जल्दी अपने एफर्ट्स डाल के अपने गोल्स को अचीव करेगा। मैं वही बोलता हूँ, स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर दिया जाए उतना ज्यादा बेटर है। जो नए लोग स्टार्टअप करते हैं उनको बेसिक इंफ्रा दे दिया जाए, जैसे को वर्किंग स्पेस आप मान लीजिए। अभी वैभव भाई बोल रहे थे कि एंजल टैक्स के बारे में, तो आई थिंक जो लोकल वीसीज हैं, लोकल एंजल इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो अगर आपको फंड करते हैं तो कितना इजी रहेगा, आपकी नेटवर्किंग इजी, आप जानते हैं उनको, आप विश्वसनीय उनके नेटवर्किंग यूज कर सकते हो। तो लोकल एंजल से कोई बिल्कुल, और ये निर्देश इन बातों का बहुत ध्यान रखना। करण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या रेगुलेशंस और सख्त करने की आवश्यकता है? कौन से रेगुलेशंस की ये हम बात करेंगे? बिल्कुल, मतलब जैसे हम कारोबार के लिहाज से अगर हम देख रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि कंपटीशन हर दिन बढ़ता जा रहा है। क्या ज़्यादा फिल्टर की आवश्यकता है कारोबार को अप्रूवल देते समय बाकी चीज़ों के लिहाज से? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि काफी ज्यादा रेगुलेटेड है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कम से कम काफी सारे फाइलिंग करने पड़ते हैं। उल्टा मैं सोचता हूँ कि पहले 2 साल 3 साल या फिर रेवेन्यू के थ्रेशोल्ड से इसका बाइफरकेशन होना चाहिए कि किसको किस चीज के फाइलिंग करने पड़े, नहीं करने पड़े। और अलग-अलग स्टेट में अगर हम काम कर रहे हैं तो हर स्टेट का जीएसटी तो है ही, बट उसके साथ पीटी भी लगता है, लेबर लॉस भी लेते हैं। सो आई थिंक काफी वेल रेगुलेटेड है, और अभी चीजें डिजिटाइज हो गई है, तो सारा कुछ डिजिटली पता भी लग जाता है कि आप डिफॉल्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। नोटिस आना शुरू हो जाती है। तो रिलैक्सेशन की काफी आवश्यकता है। एक बेनिफिट ऑफ डाउट देने की भी काफी आवश्यकता है। किसी ने ये बात छेड़ी कि एंटरप्रेन्योर को जरूरी नहीं है कि बिल्कुल, शुरुआत में सारा कुछ पता हो मेरे कि पास समय क्या कम क्या है। करण, एक आखिरी सवाल के साथ प्रीतेश मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या प्रीतेश टैलेंट सप्लाई की इंस्टीट्यूशंस पे भी फोकस करने की आवश्यकता है? क्योंकि हम
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या नई एडवांस टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों की बात कर रहे हैं, ये बार बार चिंता जताई जा रही है कि उस लिहाज से हम वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। और इस पे आई थिंक इवन द प्राइवेट सेक्टर, मैं खाली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करूंगा, इवन द प्राइवेट सेक्टर कैन प्ले अ बिग रोल अगर उसको प्रॉपरली इंसेंटिवाइज किया जाए टू प्ले देयर पार्ट इन प्रोवाइडिंग ये जो हमको करनी है टैलेंट पाइपलाइन, चाहे जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हो। फॉर एग्जांपल अगर हम ईवी इंडस्ट्री की भी बात करें, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टुडे टू एक्चुअली इन द नेक्स्ट 2 to 3 years टू एक्चुअली बिकम EV hub for all Southeast Asia, for all African markets. जिस तरह अजय कुमार साहब बात कर रहे थे कि डिफेंस का हब है, ये जिस तरह की EV टेक्नोलॉजी इंडिया में बन रही है आज की डेट में, जिस तरह से हम लोग ऑलरेडी काफी कंट्रीज को लीप फ्रॉग कर चुके हैं, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू एक्चुअली मेक इंडिया बिग EV हब फॉर द फुल साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट रीजन। सो उसके लिए अगर हम टैलेंट पाइपलाइन पे काम करें, एंड आई थिंक वहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए भी काफी अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली गवर्नमेंट। मेरे पास समय कम है, इसलिए मुझे इस शो को यहीं रैप करना होगा, लेकिन वाकई शानदार चर्चा रही। मैं अपने सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, करण, वैभव, अनुभव, इसके साथ ही हमारे साथ अजय सर जुड़े, अमित जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीतेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि ये जो हमने गागर में सागर लाने की कोशिश की, इसकी बहुत सी बातें हमें बजट का जब आउटकम आए तो उसमें भी देखने को मिले। बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए और इस स्वस्थ चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि स्टार्टअप इंडस्ट्री इसी तरह से बेहतर और बेहतरीन बने। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको भी, आप दर्शकों को और यंग एंटरप्रेन्योर जो देख रहे हैं उनको भी ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को आप इजाजत दीजिए। देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।